स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहते हैं और हमारे किसान लाइव हमसे बात करते हैं एक फोन कॉल के माध्यम से। हर कार्यक्रम में हर एपिसोड में एक नया विषय होता है। तो आज का हमारा विषय क्या है, आइए डालते सबसे पहले उस पर नजर। आज का हमारा विषय है बीज ग्राम योजना। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जब तक आपके बीज अच्छे नहीं होंगे, गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे, तब तक आपको फसल अच्छी नहीं मिलेगी। और कहते भी हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसीलिए इस योजना के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि हमारे किसानों तक गुणवत्ता युक्त बीज पहुंचे ताकि उन्हें अच्छी फसल मिले और साथ ही साथ उपज में भी बढ़ोतरी हो। अगर आपके कोई सवाल है इस योजना से जुड़े हुए या फिर बीज पर कोई भी आप प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60, दूसरा नंबर है 1800-1130-61। टोल फ्री यानी पर कोई शुल्क आपका नहीं लगेगा, बस फोन उठाना है और हम तक अपनी बात पहुंचानी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सभी किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं खेतों में, लेकिन उपज अगर अच्छी नहीं मिलती है तो ऐसे में उनके सामने बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इसीलिए बीज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे बीज कहाँ से मिले, किस तरीके से किसानों तक पहुँचे, इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा दें जो कि आज के इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर ML अरोड़ा जी हैं जो कि निदेशक हैं राष्ट्रीय बीज निगम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा आपका कार्यक्रम में। और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय बीज निगम की तरफ से किस किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और कितनी सफलता इस दिशा में प्राप्त हुई है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर BS तोमर जी भी हैं जो कि अध्यक्ष शाकीय विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर तोमर भी बताएंगे कि बीजों का किस तरह से महत्व होता है, किसान अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं, इस पर भी हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। बातचीत करते हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस विषय से जुड़े हुई उन पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपकी भागीदारी भी कार्यक्रम में बनी रहेगी क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है हेलो किसान। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी इस कार्यक्रम में करेंगे और हम तक अपने सवाल पहुंचाएंगे। लेकिन जब भी आप कॉल करें तो कुछ बातों का ध्यान रखिए कि नेटवर्क क्षेत्र में रहें, टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दें, उसके बाद हमसे बात करें ताकि हम आपके सवाल को ठीक से सुन सकें और सही जवाब आप तक पहुंच सके। सबसे पहले डॉक्टर अरोड़ा से आपसे समझना चाहेंगे, जो हमने बीज ग्राम योजना की बात कही, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और इस योजना को किस तरीके से समझा जाए आम किसान की भाषा में? देखिए, बीज ग्राम योजना जो है ये शुरू की गई है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं होता है और वो अपना ही बीज यूज़ करते रहते हैं। तो कृषि मंत्रालय के द्वारा एक ऐसी स्कीम लाई गई है जिसके द्वारा एक क्वालिटी सीड्स फार्मर्स को अवेलेबल हो। जैसे आपने कहा कि बीज ही एक ऐसी आइटम है जिसके आधार पर किसान को उपलब्धता प्राप्त हो सकती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा आपने कहा है। जी। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो इसलिए जो ये एक बीज ग्राम योजना है ये एक बहुत अच्छी योजना है। अभी तक क्या है कि जो हमारा रिप्लेसमेंट रेशो है, रिप्लेसमेंट रेशो कहते हैं कि जो किसान बाहर से खरीद कर प्रमाणित बीज यूज़ करते हैं तो वो हमारी 15 से 20% है अभी तक। 80 से 85% लोग जो किसान हैं वो अपना ही बीज यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक योजना लाई है जिसको बीज ग्राम योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत किसानों को 1 एकड़ का बीज आधे रेट पर दिया जाता है। 50% सब्सिडी दी जाती है अगर वो फसलों का बीज है, और अगर दलहन और तिलहन का बीज है तो उसमें 60% तक की छूट दी जाती है। तो इसमें एक समूह इकट्ठा किया जाता है 50 किसानों से, 150 किसानों का एक गांव के अंदर गांव सेलेक्ट करके, और उनको ये बीज सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है और वो बीज को बनाकर रखते हैं। उसके बाद में फिर वो ट्रेनिंग भी देते हैं किसान को। ट्रेनिंग दे करके उनको 3 तरह की ट्रेनिंग देते हैं। एक तो जिस टाइम बुआई होती है, और दूसरा जिस टाइम पे रोग वगैरह मतलब उसमें से दूसरे तरह के जो पौधे होते हैं वो निकालते हैं उस टाइम पे देते हैं। तीसरा कटाई के टाइम पे देते हैं। 3 ट्रेनिंग देते हैं और स्टोरेज के लिए भी सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। तो इसमें खास ध्यान ये रखा जाता है एक तो किसान छोटे हों
और ST SC जो क्लास के किसान होते हैं उनको प्रमुखता दी जाती है। जी जी जी। तो ये नटशेल में है, बाकी डिटेल जैसा भी है हम डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो सही बीज है वो किसानों तक पहुंचे, इसी के लिए इन बीजों को तैयार करने के लिए किसानों की ही भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि किसान खेती किसानी को बीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अगर उनकी भागीदारी रहेगी तो ये योजना और जल्दी कामयाब होगी और ज़्यादा किसान इससे जुड़ सकेंगे। तोमर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम बीज की बात कर रहे हैं और अभी हमें अरोड़ा जी ने बताया कि बीजों के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि समूह बनाया जाए और कुछ उन बीजों को और बढ़ाने के लिए ज़्यादा बीज किसानों तक पहुँचे, इसीलिए सब्सिडाइज रेट पर भी किसानों को दिया जा रहा है। तो किसान इससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं? जो किसान इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं ग्राम बीज योजना के बारे में अरोड़ा साहब ने अभी उसकी पृष्ठभूमि और उसके जो प्रमुख मुद्दे हैं, पहलू हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला और मैं थोड़ा सा इसी में और ऐड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि ये जो योजना है ये भारत सरकार की बहुमुखी योजना है जी। और इसको 2014-15 के दौरान चालू किया गया जी। एक हमारा राष्ट्रीय प्रसार और कृषि प्रौद्योगिकी कार्यक्रम था उसके अंतर्गत, और उसमें मुख्य रूप से ये सोच रही है कि किसानों को गुणवत्ता बीज की उपलब्धता में कैसे सुधार किया जाए। जी जी। और अगर हम आंकड़ों का अवलोकन करें तो हमारे देश में अभी अगर हम स्वयं परागित और परपरागित और सभी फसलों को अगर हम जोड़ दें जी, तो लगभग 39 से 40% के आसपास हमारा बीज बदलाव का दर है, जिसको हम सीड रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। और जो विकसित देश हैं जहाँ की उत्पादकता बहुत अधिक है, वहाँ पे बीजों का जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है, बदलाव की दर है, वो 7% है कुछ देशों में और 90 से 95% भी है। यानी कि बीजों की गुणवत्ता का उत्पादकता के साथ सीधा सीधा संबंध है जी। जब तक हम किसानों को गुणवत्ता बीज उपलब्ध करा करके उनको प्रतिवर्ष नए बीजों को इस्तेमाल के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तो अब तक हमारे किसानों की उत्पादकता में जो वांछित सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें इसी श्रेणी में कि जो हमारा बीज बदलाव का दर है ओवरऑल 40% के आसपास है और भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इसको 50% से अधिक कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बीज की गुणवत्ता के सुधार करने मात्र से ही हमारी उत्पादन में और उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। तो बीज में सुधार होना बहुत ज़रूरी है और जैसे कि आपने बताया कि रिप्लेसमेंट जो होना चाहिए बीज का वो अभी 40% है, इसे भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने विदेशों का भी यहाँ उदाहरण दिया कि किस तरीके से वहाँ पर उत्पादकता अधिक है और हमारे यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, मैन पावर भी ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से जो फसल की या बीजों की उत्पादकता है कहीं ना कहीं उसमें कमी है, जिसे दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और क्या विशेष है इस योजना में और गुणवत्ता युक्त बीज हमारे किसानों तक और कैसे पहुंच सकते हैं और साथ ही राष्ट्रीय बीज निगम की भूमिका कितनी अहम है इसमें, आइए देखते हैं इन सभी बातों को समेटे हुए हमारी ये रिपोर्ट। गांव, कृषि और किसान का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रखी हैं। ऐसी ही एक योजना है बीज ग्राम योजना। खेती किसानी के लिए सबसे अहम चीज है बीज। जी हाँ, किसानों को स्वस्थ और रोग मुक्त बीज आसानी से मिलेंगे तो खेती भी फलेगी फूलेगी। किसानों को समय से बेहतर बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार भी किसानों को पूरा सहयोग कर रही है। सरकार की इस योजना से किसान लाभ ले सकते हैं। बीज ग्राम योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को फसल के बीज के उत्पादन में मदद की जाती है, जिससे किसान बीज के लिए दूसरे पर निर्भर न रहे और उसे गांव में बीज आसानी से उपलब्ध हो सके। इस योजना में सरकार की ओर से गांव में ही समूह बनाकर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अच्छे किस्म के बीज उत्पादन कर स्वस्थ फसल की खेती कर सकते हैं। इससे किसानों के उत्पादन में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, साथ ही किसान को बुआई के समय बीज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता।
सरकार की यह योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। कुल मिलाकर बीजग्राम योजना किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित करने और जागरूक करने के लिए बनाई गई है। इसी योजना की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की गई, जो केंद्र की बीज योजना का ही समरूप है। तो देखा आपने कि कैसे नए बीजों के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए, उनकी भागीदारी बढ़े, इस तरह की सभी बातों को इस योजना में शामिल किया गया है। कितना इससे लाभ हुआ है और किन किन फसलों में इसका ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमें तोमर जी ने बताया कि 2014-15 में ये योजना लाई गई थी, अस्तित्व में आई थी, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ते हुए कितनी कामयाबी हमने हासिल की है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं इसमें, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपके कोई सवाल हैं बीज से संबंधित, इस योजना से जुड़े हुए, या फिर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है। 1 घंटे तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं विशेषज्ञों के साथ। हमें कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। तोमर साहब, जैसे कि हमने इसमें रिपोर्ट में भी बहुत सारी बातें दिखाई, आपने भी बताया कि जिस तरीके से जो हमारे किसान हैं जो बीज पैदा करते हैं और अगले वर्ष भी उन्हीं को इस्तेमाल करते रहते हैं, बीज दर जैसा कि आपने बताया कि बदलाव जो होना चाहिए इस तरीके से वो नहीं हो रहा है, तो इस योजना से किस तरह का लाभ होगा? देखिए, इस योजना के माध्यम से पहला तो उद्देश्य यही है कि हम किसानों को गुणवत्ता बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें और उसका उत्पादन एक कॉम्पैक्ट एरिया में करें, वहीं पे उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए किसानों को, वहीं उनका प्रोसेसिंग हो तालुका स्तर पे, फिर उनका प्रसार हो, एक किसान से दूसरे किसान के पास जाए, पूरे गांव में गुणवत्ता बीज का फैलाव हो और गांव में नहीं दूसरे आसपास के गांव में भी तालुका के वो क्षेत्र में कहें पूरे फैलाव हो इसका। तो ये इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ द क्वालिटी सीड होगा इसका। तो इसमें प्रमुख रूप से उन फसलों को पहलू के रूप में देखा गया जिनमें स्वयं परागित फसलें हैं। अगर हम बात करें धान्य फसलों में गेहूं, धान और दलहनी फसलों में अगर हम बात करें तो आपका जो है जितना हमारा उड़द है, मूंग है, अरहर है, मसूर है, इन फसलों पे प्राथमिकता रही है क्योंकि हमें दलहन का उत्पादन बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है। दूसरी जो है तिलहनी फसलों में सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इनके ऊपर भी क्योंकि ये स्वयं परागित हैं या कुछ मात्रा में इनमें बाह्य परागण हो जाता है, ऐसे में इन फसलों के ऊपर जोर रहा। लेकिन अगर हम बात करें बागवानी फसलों की, सब्जियों की, फूलों की और फलदार वृक्षों की, जो भी हमारी कृषि का अभिन्न अंग है, और आपने देखा है कि पिछले 3 वर्षों से हमारे देश में जो बागवानी का उत्पादन है उसमें काफ़ी तेजी से सुधार हुआ है, वृद्धि हुई है। हर तरह की फसलों में इसका लाभ हो सकता है। और बीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, बीज बहुत महत्वपूर्ण है, पहली कड़ी है कह सकते हैं फसल की। तो एक कॉलर है, रमेश हैं, जिन्होंने गुजरात से हमें कॉल किया है। आइए बात कर लेते हैं रमेश जी से। रमेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा ये सवाल है। हाँ बताएं। कि मैं इजराइल का कैप्सिकम मिर्च का बीज हमारे गांव में क्या मुझे मिल सकता है, और इसके लिए हमें कितने किसानों का समूह बनाना पड़ेगा? जी तो देखिए, जहाँ तक रमेश भाई आपका बीज उपलब्धता की बात है, जो हमारी ये शिमला मिर्च है, आप संभवतः उसी की बात कर रहे हैं। आप किसी भी अपने विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम से संपर्क कर सकते हैं, या आपके क्षेत्र में जो भी सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और शिमला मिर्च का जो बीज संरक्षित अवस्थाओं में लगाने के लिए या खुले खेत में लगाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खुले खेत में लगाना चाहते हैं उसके लिए किस्में अलग हैं, और जो अगर आप संरक्षित अवस्था में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए किस्में अलग हैं। अगर हम संरक्षित अवस्थाओं की बात करें तो इंदिरा, बॉम्बे, ये किस्में हमारी स्वर्णा है, नताशा है,
ये 4 किस्में काफ़ी प्रचलित हैं जो संरक्षित अवस्थाओं में लगाई जा रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। अगर हम खुले खेत की बात करें तो कैलिफोर्निया वंडर है, ये बहुत पुरानी वैरायटी है और इसकी खेती हो रही है। या खुले खेत में बहुत सारे संकर किस्मों की भी खेती की जा रही है। तो आप अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो किस्में आपके लिए संस्थित की गई हैं आप उनका चयन कर सकते हैं। और आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिस भी कंपनी का, जिस भी राष्ट्रीय कंपनी का आप बीज लेना चाहते हैं उसके पोर्टल पे जा कर के, उसको वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं, अपना किस्म का चयन कर सकते हैं, उसकी जानकारी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं भारत सरकार में हमारा पूसा संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हमारा क्षेत्रीय केंद्र है कटराइन। वहाँ पे हमने संकर किस्मों के और सामान्य किस्मों के विकास का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर और कई और किस्मों का भी विकास किया। इसी प्रकार से हमारा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है एसरगट्टा बेंगलोर में, वहाँ से भी कई किस्मों का विकास हुआ है, उनका भी पोर्टल है, आप वहाँ से भी अपना सीधे बीज ऑनलाइन बुक करके मंगा सकते हैं। अरोड़ा साहब, जैसे कि हमारे किसान थे, इनका ये सवाल था कि अगर वो इस तरह के बीज प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आगे इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो कितने किसानों का समूह होना चाहिए? आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये किस तरीके से सुनिश्चित किया जाता है या फिर कैसे चुनाव किया जाता है किसी भी क्षेत्र में या फिर ज़िला के स्तर पर कि कौन कौन से किसान होंगे या फिर कितने किसान होंगे जो कि इस योजना से जुड़कर जो बीज उत्पादन की है या फिर बीज का जो पूरा दायरा है उसे बढ़ाने की जो कोशिश है या प्रयत्न है उससे जुड़ सकें? देखिए, इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो बात सबसे पहले है कि जैसे रमेश भाई ने जिक्र किया कि शिमला मिर्च का बीज उनको करना है, तो सबसे पहले तो जो देखा जाता है कि जो क्षेत्र है वो उसके लिए सूटेबल है। एक तो सबसे पहले सूटेबिलिटी चेक करी जाती है, फिर उसके अंदर गांव देखे जाते हैं कि जो गांव में लोग किसान अच्छे हों, प्रगतिशील किसान हों और अच्छे छोटे किसान ज़्यादा हों जिसके अंदर, क्योंकि हमारा जो इसके अंदर एम रहता है मेन के तकरीबन 50 तो कम से कम किसान हो और 150 तक किसान हो सकते हैं उसके अंदर, और उनकी जो एकरेज हो वो तकरीबन 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ तक हो, छोटे किसान हो, मेरा मतलब कहने का है। और हमारा दूसरा उद्देश्य ये रहता है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा SC एंड ST किसान ज़्यादा मिले तो वो और भी अच्छी बात है। और उनका समूह बना करके फिर उनको फाउंडेशन सीड, जिसको आधारीय बीज भी कहते हैं, या सर्टिफाइड सीड उनको देते हैं बनाने के लिए, और वो फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। 3 ट्रेनिंग मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि 3 ट्रेनिंग देते हैं। एक देते हैं जिस टाइम पे सोइंग होती है उस टाइम पे, दूसरी उस टाइम पे देते हैं जब उसमें से दूसरे पेड़ निकालने होते हैं। खेत में जैसे एक फसल बोते हैं तो उसमें दूसरे किस्म के पेड़ आ जाते हैं, तो उनको रोगिंग बोलते हैं अगर टेक्निकली बोले तो। वो रोगिंग के टाइम पे दूसरी होती है। और तीसरी जो ट्रेनिंग देते हैं हम, हार्वेस्टिंग, कटाई होती है। तो ये तो हो गया ट्रेनिंग का। और उस ट्रेनिंग का जो भी पैसा है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, या सरकार कहें तो हम कहें एक ही बात है, तो हमारी तरफ से दिया जाता है। और जो तकरीबन खर्चा होता है 15,000 एक ट्रेनिंग का हम लोग देते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो मतलब और उसके बाद में अगर उसको स्टोरेज करना है तो स्टोरेज के लिए भी साधन दिया जाता है, बिन्स बोलते हैं उसको, बिन्स भी प्रोवाइड करते हैं किसानों को। और उसके बिन्स जो किसान खरीदते हैं तो उस पर भी सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से। अगर SC ST है तो उस पर 2,000 रुपये 1,500 रुपये सब्सिडी मिलती है 10 क्विंटल के स्टोरेज बिन के लिए, और 3500 रुपये मिलती है 20 क्विंटल की स्टोरेज बिन के लिए। अगर आम किसान है तो उसको 1,000 रुपये मिलती है 10 क्विंटल के लिए और 2,000 मिलती है 20 क्विंटल के लिए। तोमर साहब, जैसे कि ये तो बात हुई कि गुणवत्ता युक्त बीज तैयार करने का प्रयास है इस योजना के तहत, और इसमें हम देख भी रहे हैं जो तमाम बातें बता रहे हैं अरोड़ा जी की, इसको हम काफ़ी कामयाब होते भी देख पा रहे हैं। लेकिन गुणवत्ता युक्त बीज होना और बीजों की उपलब्धता अधिक होना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुणवत्ता युक्त बीज तो मान लीजिए किसानों के समूह ने तैयार कर लिया, लेकिन जितनी ज़रूरत है या फिर जितने बड़े क्षेत्र में बीजों की ज़रूरत है, क्या उसकी हम पूर्ति कर पा रहे हैं और किस तरीके से इसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
देखिए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये है कि गांव के स्तर पे किस प्रकार से आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। या एक गांव बीज उत्पादन करेगा और उसका उपलब्धता आसपास के गांव में होगी, ताकि किसान को अधिक समय बीज के खरीदने पे या बाज़ार से दूर जाने में उसका जो समय, श्रम और उसकी लागत लगती है उसमें कमी आती है। और जब बीज का उत्पादन, हम इस बात को ध्यान में रखते हैं, अगर कोई किस्म है, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँ कि किसी क्षेत्र में अगर मटर की खेती व्यापक तौर पे होती है, सब्जी वाली मटर की, और हमारे किसान भाई अगर पूसा प्रगति, अर्कल, बोनविला या आज़ाद P3 या P89 या PSM 3 का बीज उत्पादन करना चाहते हैं, जिसकी मांग वहाँ पे है जी जी, और तो किसान वहीं पे, जो अरोड़ा जी ने बताया कि 50 से लेके 150 तक के किसान कम से कम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अधिक क्षेत्रफल पे भी बीज पैदा कर सकते हैं। जी जी। तो जो किस्म वहाँ पे प्रचलित है, जिसकी मांग है, उस किस्म का आधार बीज आप राष्ट्रीय बीज निगम से या और किसी स्रोत से प्राप्त करके जी जी उसको बीज उत्पादन करते हैं। और बीज उत्पादन करके फिर उसकी जब ट्रेनिंग, एक कंपोनेंट बताया अरोड़ा साहब ने कि भाई इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था है और 3 अवस्थाओं पे किसानों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और उसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए वित्तीय सहायता किसानों के समूह को दी जाती है। जी। अब बात आती है कि चुनाव की, कि भाई प्राथमिकता SC ST किसानों को दी जानी चाहिए, छोटे किसानों को देनी चाहिए, क्योंकि छोटे किसान को इसलिए जोड़ने की आवश्यकता इसमें रहती है कि उनकी छोटी आकार की जोत के होने के बावजूद भी उनकी आमदनी बढ़ाई जाएगी, बिल्कुल, और उनको काम करने का अवसर अपने खेत में अधिक मिलेगा, या गांव के स्तर पर जब बीज उत्पादन करेंगे तो अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना रहती है। रोजगार के अवसर बढ़े गांव के क्षेत्र में, गांव के स्तर पर, और साथ ही जो छोटा किसान है उसकी आय में वृद्धि करना और उसकी छोटी सी जोत को ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है, इन सभी बातों का भी इस योजना में ध्यान रखा गया है। फिलहाल आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा, हमें इंतजार रहेगा आपकी कॉल्स का। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं हेलो किसान में, कहीं मत जाइएगा। बोलिए जरा, बीच बीच में आवाज चली जाती है, बोलिए। किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और आज फिर एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आज हम बात कर रहे हैं बीज ग्राम योजना के बारे में। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को हमने कार्यक्रम में ब्रेक से पहले शामिल किया और आपकी कॉल्स भी हम तक पहुंच रही हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आज के विषय से जुड़ी हुई हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी अब कि किस किस तरह के बीज इस योजना के अंतर्गत तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। अरोड़ा साहब, क्या क्या बताना चाहेंगे आप? क्या कुछ खास फसलों पर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है, तो इस योजना के तहत भी क्या कुछ खास फसलों पर फोकस किया जा रहा है, बीजों पर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ खास किस्मों पर जोर दिया जाता है, बट मेन जो जोर दिया जाता है वो एक तो फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, या रागी हो गई, या जौ हो गया, बाजरा हो गया, जवार हो गया, या फिर दलहन फसलें हैं। दलहन में जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया और अरहर हो गया।
तो इस तरह की फसलें हैं उसके अंदर। और फिर जैसे तिलहन की फसलें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, इन पे भी जोर दिया जा रहा है। तो लगभग अगर ऐसा देखा जाए तो लगभग सारे किस्मों की फसलों को इसमें सम्मिलित किया गया है ताकि किसानों को हर तरह का बीज मिल पाए। जी जी बिल्कुल। तो उमर साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे हैं कि बीज की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है, उससे पहले एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? आप हमारे साथ राम सजीवन जी हैं सतना मध्य प्रदेश से। जी राम जी, बताइए क्या सवाल है आपका? राम जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, हमारा जो विषय है उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और राम जी, अगर आप हमें अभी टेलीविज़न के माध्यम से सुन रहे हैं तो दोबारा आप हमें कॉल लगाएं, दोबारा प्रयत्न करें। ज़रूर आपका जैसे ही हम तक कॉल पहुंचेगा आपके प्रश्न को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो उमर साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो संकर बीजों की बात कर रहे हैं उसकी अपनी एक समस्या है कि आप वही बीज दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते जो एक बार आपने किया, और एक बार फसल ले ली तो वो वहीं समाप्त। तो इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे कि इसका क्या निदान है? देखिए, अगर हम बात करते हैं स्वयं परागित फसलों की, जिसमें अभी जो सारे नाम अरोड़ा साहब ने गिनवाए हैं, उनमें अधिकांशतः जो हमारी सामान्य किस्में हैं, जिनको हम ओपन पोलिनेटेड किस्में कहते हैं, उनका इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में होता है। गेहूं हो, चाहे मूंग हो, उड़द हो, सोयाबीन हो, इनके अंदर अभी संकर किस्मों का विकास करने की संभावनाएं तराशी जा रही हैं। इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन उसमें सफलता अभी उतनी नहीं मिली है। जी जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, सूरजमुखी की, सनफ्लावर की, इनमें संकर किस्मों के विकास पे बहुत काम हुआ है जी। और संकर किस्मों का विपणन भी हुआ है, और उसमें राष्ट्रीय बीज निगम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रारंभ से ही, जब से राष्ट्रीय बीज निगम 1963 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेके आज तक ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था होने के कारण इसका योगदान बहुमूल्य रहा है, और किसानों को इन फसलों के गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने में सफलता मिली है। लेकिन जो हमारी संकर किस्में हैं, उसमें प्राथमिकता ये है कि संकर किस्मों का बीज किसान को हर वर्ष बदलने की आवश्यकता होती है, यानी कि संकर बीज को आप दोबारा नहीं लगा सकते। जी, जी, जी। अगर किसान संकर बीज को दोबारा उसको कंजर्व कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्पादकता और गुणवत्ता उतनी बेहतर नहीं होती है। इसलिए संकर बीजों को अगर इस्तेमाल में लाते हैं तो आपको प्रतिवर्ष बीज बदलने की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि भाई गुणवत्ता की, गुणवत्ता भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, और गुणवत्ता के कई पैमाने हैं। आनुवांशिक शुद्धता पहला है कि बीज जो किसानों को उपलब्ध हो, चाहे वो हम ग्राम बीज योजना के माध्यम से पैदा करें, या राष्ट्रीय बीज निगम दें, या कृषि विश्वविद्यालय दें, या राज्यों के बीज निगम दें, पहली प्राथमिकता होती है आनुवांशिक शुद्धता की, कि बीजों की आनुवांशिकता शुद्धता आधार बीज या उसका प्रमाणित बीज है, जो हमारे बीज अधिनियम में निर्धारित मापदंड हैं आनुवांशिक शुद्धता के, उनका निश्चित रूप से पालन होता है। और गुणवत्ता बीज का पहला अंग है आनुवांशिक शुद्धता। दूसरा जो अवयव होता है गुणवत्ता बीज का, उसके बीज की भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्यूरिटी, वो अधिकांशतः 98% होती है। जितने भी अपने प्रमाणित बीज हैं, कुछ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, प्रतिवाद भी हैं। जी, कॉलर है एक। जी कॉलर है, हम उनसे बात कर लेते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रमेश जी हैं, जिन्होंने कानपुर से हमें फोन किया है। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? वासुदेव जी, माफ कीजिएगा, वासुदेव जी हैं कानपुर से। स्वागत है वासुदेव जी, हेलो किसान में। आपका सवाल बताइए, क्या है? मैं जो 20 ग्राम योजना, हाँ बिल्कुल, इसमें हमको समूह बनाना है, प्रशिक्षण भी लेना है, बीज भी लेना है, तो कैसे समूह, कहाँ से इसकी जानकारी मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्या बताना चाहेंगे अरोड़ा साहब? देखिए, मैं राष्ट्रीय बीज निगम का निदेशक हूं, और हमारा जो नेटवर्क है तकरीबन देश में हर जगह पर उपलब्ध है। हमारे तकरीबन 11 रीजनल ऑफिसेज हैं। अगर जैसे कानपुर की बात करें तो हमारा रीजनल ऑफिस लखनऊ में होता है, और एरिया ऑफिस जो है वो कानपुर में भी है।
अगर आप हमारी जो वेबसाइट है उससे कांटेक्ट करके वहाँ से भी एड्रेस ले सकते हैं, नहीं तो हमारे मुख्यालय के नंबर भी वेबसाइट पर दिए हुए हैं, आप वहाँ भी कांटेक्ट करके हमसे नंबर ले सकते हैं। और जो आदमी वहाँ पे निर्धारित है आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर आपको उपलब्ध किया जा सकता है और साइट पे भी हमारे अवेलेबल होता है सारा। जी, आप अगर आपके लिए संभव हो अगर बता पाना वेबसाइट एड्रेस क्या है, या फिर अगर आपको नंबर याद हो, या फिर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये हमारी वेबसाइट है www.indiaseeds.com। इस पे आप जा सकते हैं और इस पे देख सकते हैं, तो इस पे सभी जानकारियाँ ईजिली उपलब्ध हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से उपलब्ध है। उसमें हर तरह की जानकारी आपको मिलेगी, बीज की जानकारी मिलेगी, ऑफिस के एड्रेस मिलेंगे, हमारे ऑफिसर्स जो हैं उनके एड्रेस मिलेंगे, उनके फ़ोन नंबर मिलेंगे आपको। आप किसी तरह की भी जानकारी चाहेंगे तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, फिर आपको वो सलाह देंगे कि आपको किस तरह का बीज वहाँ पे बनाना है और कितने किसान इकट्ठे होंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो आपके बहुत काम आएगा और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा जो भी अनुभव है हमारे अधिकारियों का वहाँ पे, और कौन सी किस्म और कौन सी फसल लगानी है उसका भी अनुभव उनको है और वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। जी, तो अभी आपने वेबसाइट बताई है हमें www.indiaseeds.com। इस वेबसाइट पर आप जाइए, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के जो भी आपकी आशंका है, जो भी सवाल है, जिसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगी। और संबंधित लोगों के मोबाइल नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी इस पर उपलब्ध हैं। किस तरीके से आप इस समूह बना सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम इस योजना के बारे में बता रहे हैं, तो अरोड़ा साहब, खरीफ 2021 के लिए फसलों की किस तरह की तैयारी है? देखिए, राष्ट्रीय बीज निगम जो है लगभग सारे साल के अंदर लगभग 80 फसलों के 650 के करीब किस्में इनका बीज बनाता है। जी जी, जिसमें रबी और खरीफ होता है। तो खरीफ में जो हमने तैयारी की है, लगभग इस टाइम पे हमारे पास 4,70,000 क्विंटल बीज अवेलेबल है। और जो डिफरेंट किस्में हैं उसमें जैसे मेन धान है, धान के अंदर काफ़ी बीज हमारे पास उपलब्ध है, 1,60,000 क्विंटल के आसपास उपलब्ध है। विभिन्न प्रजातियां हैं, जो भी आपके एरिया में सूट करती हैं उस प्रजाति को आप ले सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास मक्का, जवार, बाजरा, ये सारे अवेलेबल हैं। फिर अगर दलहन की बात करें तो मूंग, उड़द, देन अरहर, इनकी किस्में डिफरेंट किस्में अवेलेबल हैं। और अगर तिलहन की बात करें तो सोयाबीन है, मूंगफली है, सीसम है, इनके बीज अवेलेबल हैं। और लगभग हमारे पास अगर मैं बात करूं, सिंपल बात करूं, तो हर एक प्रजाति, हर एक फसल के अंदर हमारे पास होती है। और जो आपके एरिया के लिए या क्षेत्र के लिए सूटेबल होती है वो हम आपको गाइड भी कर सकते हैं। और हमारा दूसरी, इसके अलावा एक और जो मैं जानकारी देना चाहूँगा, हमारा जो नेटवर्क है, डीलर्स का नेटवर्क, वो सारे देश में फैला हुआ है और लगभग 2,500 डीलर हैं, जो लगभग मेरे हिसाब से आपके नज़दीक जो भी शहर या कस्बा होगा वहाँ पे तो उपलब्ध होगा ही जी। और उसके अलावा भी हमारे 11 जो हैं रीजनल ऑफिस हैं और 48 जो हैं फिर एरिया ऑफिसेज हैं, उनके नंबर हमारी साइट्स पे जैसे मैंने बताया है दिए हुए हैं। तो आप उनसे भी, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर उसके अतिरिक्त अगर हमारे मुख्यालय से आप संपर्क करना चाहें तो वो भी संपर्क कर सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाए। जी, एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? मैम जी बताइए, सवाल क्या है? मैम सवाल ये है कि वो सर ने अभी वेबसाइट तो बताई थी, लेकिन यहाँ समूह नहीं बन पाया और मैं ही जुड़ना चाहता हूँ। अच्छा, आप समूह बनाना चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा, तो आप किसी समूह के साथ जुड़ना चाहते हैं, यही कह रहे हैं ना? मैं किसी समूह के साथ जुड़ना चाहता हूँ। जी, अरोड़ा साहब क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप मुख्यालय से या हमारे लखनऊ रीजनल ऑफिस से या कानपुर एरिया ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और आपको तरीके से गाइड कर दिया जाएगा कि आप किस तरह किस समूह के साथ और
कितनी ज़मीन है आपके पास, ये सारा पता लगाकर जानकारी आपकी लेकर जहाँ पर उचित होगा वहाँ आपको गाइड कर दिया जाएगा। जी तोमर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत जागरूक किसान लग रहे हैं ये। की बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो ये किसान जो अभी कॉल कर रहा है ये राजस्थान से है, और अगर रोहित जी आप समूह निर्माण करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप पहले राष्ट्रीय बीज निगम के बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ें जी। अगर आपकी रुचि है किस तरीके से तो जयपुर के अंदर इनका अपना क्षेत्रीय केंद्र है, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। अभी आगे आने वाले समय में समर के दौरान भी आप बीज उत्पादन कर सकते हैं और वर्षाकालीन मौसम में भी आप बीज उत्पादन कर सकते हैं। एक बार आप बीज कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे, जब आपका अनुभव आपके साथ होगा, दूसरे किसानों का भी उसमें विश्वास होगा, भरोसा जमेगा, तब वो लोग समूह निर्माण में आपका सहयोग दे पाएंगे। और फिर राष्ट्रीय बीज निगम भी और भारत सरकार का जो एक कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो आर्थिक मदद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो खुद पहले अगर ये जुड़ना चाहते हैं तो ये भी इनका बहुत अच्छा फैसला है, और किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ें जिसके बारे में अभी तोमर साहब ने बताया। और जब आप प्रशिक्षण ले पाएंगे या फिर आप इसका लाभ देखेंगे अपने जीवन में, अपनी कृषि में, तो दूसरे किसान जो हैं वो भी उससे प्रेरित होंगे, और आपका जो सपना है कि इस तरह का समूह बने, तो उम्मीद करते हैं उसमें आप जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। आप बने रहे हेलो किसान के साथ, आपकी कॉल्स का हमें इंतजार। इस छोटे से ब्रेक के बाद होगी आपसे बात। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीज ग्राम योजना के बारे में। बहुत सारी बातें अभी हमने ब्रेक से पहले इस योजना से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाई हैं। बहुत सारे जागरूक किसान भी हैं जो कि कार्यक्रम में अपने सवाल पहुंचा रहे हैं, और ऐसे किसान भी हैं जो कि इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, समूह बनाना चाहते हैं, और कई चुनौतियाँ उनके सामने ज़रूर आ रही हैं सामने, लेकिन हमने उन्हें बताया कि किस तरीके से वो अपने इस एम की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। एक कॉलर है प्रेमपाल सिंह, जिन्होंने हमें अभी फोन लगाया है। आइए बात करते हैं। हेलो जी प्रेम जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये बीज किसान योजना जो चली है बढ़िया लगी देखकर। मैं भी एक किसान हूँ जी, और यदि समूह बनाए इसकी अधिकतर जानकारी हम जो है कहाँ से लेंगे, कहाँ से लें? दूसरे ये है क्या ये ब्लॉक स्तर से जानकारी मिल जाएगी या कृषि रक्षा इकाई से मिल जाएगी, ये कागजों में ही रहेगी? ये
अब अभी मैं सुन रहा हूँ कि हमारे वो नंबर वहाँ से कानपुर से जो आदमी कानपुर नहीं जा सकता है, क्या वो बुलंदशहर से बुलंदशहर में संपर्क नहीं कर सकता है क्या? जी प्रेमपाल जी, हम आपका प्रश्न समझ गए हैं और ये बुलंदशहर से बात करें, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। प्रेमपाल जी, जो आपका प्रश्न है कि भाई ये जो बीज ग्राम योजना है इसका लाभ देश के किसी भी हिस्से का किसान ले सकता है, वो तो एक किसान कानपुर से था इसलिए अरोड़ा साहब ने उसकी बात बताई कि भाई आप कानपुर से संपर्क कर सकते हैं। आप बुलंदशहर में तो आप मेरठ में जो कचहरी पुल के ऊपर राष्ट्रीय बीज निगम का है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर इसको आप योजना में जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपना जिला कृषि अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना का जो क्रियान्वयन है सीधे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से कर रही है। तो इसलिए आपको अपने जिला कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं इस योजना के बारे में, और आपका जो प्रसार अधिकारी है जिला स्तर पे उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप उनसे संपर्क करिए और संपर्क करके आप अपने संबंधित जिला से फिर उसमें आगे अग्रसर हो जाएंगे। और बुलंदशहर में बहुत सारे किसान बीज उत्पादन करते हैं और करते रहे हैं, पीछे आलू का भी बीज उत्पादन होता है, धान का भी, गेहूं का भी, इन सब का बीज उत्पादन आपके जनपद में होता रहा है और आप भी उसमें जुड़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल प्रेमपाल जी, उम्मीद करते हैं जो आप थोड़ा सा मुझे लगता है गुस्से में भी थे कि क्या ये कागजों में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है और योजना आप किसानों के लिए है। आप किसान उससे जुड़ेंगे तो कैसे कोई योजना कामयाब नहीं होगी, और जिसके लिए योजना जब तक उसकी भागीदारी नहीं होगी तब तक वो योजना कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक सजग किसान हैं, जागरूक किसान हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, वो सभी बातें अभी तो उमर जी ने आप तक पहुँचाई हैं। एक और कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं उनसे। हेलो 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 जी, महेंद्र सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका? सीतापुर उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, सवाल बताइए। जी, हम समूह बिटिया बनाना चाहते हैं जी, तो इसमें हम किससे सलाह लें या किसकी मदद लें? जी, सीतापुर से बात करें उत्तर प्रदेश से, यही हम इसी के बारे में हम शुरुआत से बात करें, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए फिर से दोहरा देते हैं। सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं ये और ये भी समूह बनाना चाहते हैं। देखिए महेंद्र सिंह जी, जो ये ग्राम बीज योजना है इसमें 50 से लेकर के न्यूनतम 50 और अधिकतम आप 150 या उससे अधिक किसानों को इकट्ठा एक समूह का निर्माण कर सकते हैं जी। ये इसकी मूलभूत आवश्यकता है। जब आप समूह का निर्माण कर लेते हैं फिर आपको अपने सीतापुर जनपद में या आपके तालुका में तहसील स्तर में कौन सी फसल प्रमुखता से उगाई जाती है जी, वो आपको चुननी है। फिर कौन सी किस्म आपको उगाना चाहते हैं वो चुनना है और उसको फिर आप संपर्क कर सकते हैं। उस किस्म का आधार बीज लेने के लिए आप राष्ट्रीय बीज निगम से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय बीज निगम राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और वो आधार बीज आपको गेहूं, धान्य फसलें हैं, तिलहन है, दलहनी है, उनका बीज वो उपलब्ध कराती है। ठीक है। या आप अपना जैसे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय वो भी आधार बीज पैदा करता है कई फसलों में, उनसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए, क्योंकि अरोड़ा जी ने बताया, आपने शायद सुनने में कहीं चूक रही होगी, सामान्य किसान को 50% तक की आधार बीज पे छूट देने का प्रोविजन है और दलहनी तिलहनी फसलों में 60% का आधार बीज जब आप लेते हैं उस पर प्रावधान है। जब आप इनका बीज इनसे ले लेंगे फिर आप बीज उत्पादन करेंगे। बीज उत्पादन करेंगे तो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवस्थाएं अलग अलग हैं ताकि गलती ना हो, क्योंकि बीज उत्पादन के दौरान 3 अवस्थाओं पे संभावना रहती है कि किसानों को जब बुआई करते हैं उससे पहले उनको बीज उत्पादन के बारे में जानकारी, फसल प्रबंधन के बारे में जानकारी दें। फिर पुष्पन की जो अवस्था होती है, जब उसमें फूल आना शुरू होता है, उस अवस्था पे उनको दें ताकि आपके खेत में किसी भी प्रकार के अवांछनीय पौधे हैं उनको निकाल सकें, किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। फिर कटाई के दौरान, और जब आपका कटाई हो गई, तैयार हो गया, तब उसके बाद आपको उसके बीज का प्रसंस्करण करना है, क्योंकि प्रसंस्करण करने से बीज की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो आपको, अगर आपका समूह इतनी अधिक मात्रा में बीज पैदा करता है कि आपके पूरे तालुका की, आपके जनपद की मांग की आपूर्ति कर सकता है, तो आप जो अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकता है आपका समूह,
और जब तक नहीं लगता तब तक आप जो अपने ठीक है जी राष्ट्रीय बीज निगम है यानी संस्थाओं पे आप प्रसंस्करण करा सकते हैं, उनके भंडारण पे। जी कॉलर है, बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी बलविंदर जी बताइए क्या सवाल है? हनुमानगढ़ से बात कर रहे हैं आप, राजस्थान से। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार बलविंदर जी, सवाल बताएं अपना। मैडम जी ये जो योजनाएं होती है ना सिर्फ ये कागजों में होती हैं, जिनका जमीनी स्तर पर कोई नहीं होता है जी। जमीनी स्तर पर नहीं उतरती मैडम ये योजनाएं जो आप बनाते हैं, सरकार बनाती है जी, इनका किसान खुद नहीं लाभ उठा पाते जी। जी बलविंदर जी, इसीलिए तो हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं ना कि आप तक ये जानकारी पहुंचा सके, आप जाने, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलर थे जिनको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई योजना है। कुछ ऐसे किसान हैं जो कि इससे जुड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, तो इसीलिए ये मंच। जी अरोड़ा जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर, बताइए अरोड़ा जी। देखिए बलविंदर सिंह जी, मैं राष्ट्रीय बीज निगम से हूं। जैसे आपको मालूम पड़ा है, हम लोगों ने तकरीबन 13,500 किसान अपने साथ जोड़े हुए हैं जिनको हम प्रोडक्शन प्लान देते हैं और उसमें भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है जो डायरेक्ट उनके खाते में जाती है। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि आप जो कह रहे हैं कागज़ों में रहती हैं। हम लोग तकरीबन 20 लाख क्विंटल सीड हर साल पैदा करते हैं और सारा ही या तो हमारे अपने, आप तो हनुमानगढ़ से हैं, हमारे अपने फार्म वहीं पे हैं जो बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, जैतसर में है और सरदारगढ़ में है, आपने देखे भी होंगे शायद। तो या तो वहाँ पे पैदा करते हैं या हमारे 13,000 जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके खेतों पे पैदा करते हैं। तो इसलिए ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा कि किसानों तक नहीं पहुँचती हैं। और तकरीबन लगभग मैं कहूँगा कि 200 करोड़ रुपया जो है ये सब्सिडी के रूप में जो हमारे पास आता है वो सारा किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में जाता है। बिल्कुल। तो चलिए बलविंदर जी, अभी आपकी तरफ से एक ये शिकायत थी, तो हम ये शिकायतें आगे ना आए इसीलिए इस तरह के जागरूकता वाले हम कार्यक्रम अपने हेलो किसान में रखते हैं ताकि अलग अलग योजनाओं के बारे में हम किसानों तक जानकारी पहुंचा सकें, वो भी इनके बारे में जान सकें, इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। और जब आपके जैसे जो प्रगतिशील किसान हैं जो इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, वो इससे जुड़ेंगे तो कैसे कोई योजना कागजों तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं इसी पर बात करूंगी कि किसानों तक इस योजना की जानकारी पहुंचे, दूर दराज जो दुर्गम इलाके हैं वहां तक किसान इससे जुड़ सके, उसके लिए किस तरह के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज का विषय हम आपके लिए फिर से दोहरा दें। आज हम बात कर रहे हैं बीज ग्राम योजना के बारे में, और बहुत सारे ऐसे हमारे किसान हैं जो कि इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग समूह स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जानकारी की कमी है या फिर लोग ज़्यादा नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उन्हें भी हमने बताया कि उनके पास क्या क्या रास्ते हैं। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी तोमर साहब और अरोड़ा जी, आप भी इस पे मुझे लगता है और विस्तार से बता पाएंगे कि जैसे हमारे किसानों की अभी हमने कॉलर से बात की तो उनका ये कहना है कि किसी को पता नहीं है इस योजना को लेकर, या फिर उनको लगता है कि इसे बना दी गई है लेकिन वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसका प्रचार प्रसार हो, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, ये किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, मैं इसके पृष्ठभूमि में दो बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो भी बीज उत्पादन का जो कार्यक्रम है, अधिकतर देश में या कहीं पे भी आप चले जाएं, बीज उत्पादन में वही किसान जुड़ते हैं जो खेती से आधारभूत से जुड़े हुए हैं और उनकी रुचि है कृषि को उन्नति के मार्ग पे ले जाने यानी प्रगतिशील किसान, प्रगतिशील किसान जिसको हम जो जागरूक हैं, गुणवत्ता बीज की महत्ता समझते हैं, उसको एक व्यवसाय के रूप में देखना चाहते हैं। और मैं ये अनुभव साझा करना चाहूँगा अपने किसानों के साथ कि हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2008-9 के दौरान हमने किसानों की सहभागिता से बीज उत्पादन का कार्यक्रम आरंभ किया था, और हमने कई सारे किसानों को बुलंदशहर में, मेरठ में, गाजियाबाद में, हापुड़ में और इधर झज्जर में, दिल्ली में जोड़ा है, सोनीपत में जोड़ा है, और उन किसानों ने जुड़कर के अपने रास्ते को और आगे बढ़ाया। और एक किसान तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत छोटा सा किसान था जो हमारे साथ जुड़ा, बुलंदशहर का नेकपुर में उनका गांव था, छोटा सा जहांगीरपुर। आज वो इतने बड़े ऑर्गेनाइज सीड प्रोड्यूसर बन गए हैं। हमारे संस्थान के साथ जुड़ के उनको हमने जो प्रशिक्षण दिया, उनका जो ज्ञान संवर्धन हुआ, उनकी रुचि रही, उनका इच्छा शक्ति थी कि वो बीज उत्पादन के कार्यक्रम में जुड़ें और उसको व्यवसायिक रूप में अपनाएं, तो उन्होंने उसको अपनाया। और वो एक सफलता हमारे संस्थान की है कि हमने किसानों को जोड़ करके उनको इस कार्य में अग्रसर। तो मेरा ये कहना कि किसानों की पहले रुचि विकसित करना, उनको तकनीकी ज्ञान देना, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जानकारी होना भी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी होना। मैं अरोड़ा जी, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो रहा है और मैं चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुख्य बिंदु उनको हम टच कर लें। अरोड़ा जी, ये भी बताइए कि किसानों को एक मन में ये भी आशंका रहती है कि अच्छा, वो पूरे खेत में अगर बीज का ही उत्पादन कर लेंगे और या फिर पारंपरिक तौर पर जो खेती करते हैं कि भाई धान, गेहूँ और ये सब जो भी फसलें उगा ली और मंडी में बेच दिया, लेकिन जब ये इस योजना से जुड़ते हैं तो एक ये आशंका भी रहती है कि जो पूरा उत्पादन वो तो बीज ही पैदा कर रहे हैं, आगे कहाँ बेचेंगे, किस तरीके से, कौन क्या लेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो बीज उत्पादन का प्रोफेशन है, इसके अंदर हम लोगों ने, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि हम लोगों ने 13,000 के करीब किसान अपने साथ जुड़े हुए हैं, और हम उनको आधारीय बीज हम ही उपलब्ध करवाते हैं, और उसके बाद में देख रेख में भी हम उनकी सहायता करते हैं, चाहे टेक्निकल है, चाहे कैसा भी काम हो। और उसके अलावा जो स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी होती हैं उनके साथ भी हम जोड़ते हैं, और वो बीज को हम सर्टिफाई कराते हैं जी। और वो सर्टिफाई होने के बाद में उसको जो उसका परचेज है वो हम लोग ही करते हैं। यानी आप कहें तो बाई बैक अरेंजमेंट हो जाता है जी। बीज ग्राम योजना के अंतर्गत ये सब कुछ होता है, और जैसा कि बताया कि राष्ट्रीय बीज निगम जो है वही किसानों से सीधा वो सभी जो भी उनके उत्पादन होता है, जो भी फसल उगाते हैं, बीज के रूप में वो खरीद लेती है, और इससे किसानों को अच्छे भाव भी प्राप्त होते हैं। बहरहाल, इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं अपने दोनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगी, आप स्टूडियो में आए और आज की इस योजना के बारे में इतने विस्तार से आपने जानकारी दी, और जो हमारे किसान थे उनके सवालों के जवाब भी दिए, और उनकी जो शिकायतें थी उन्हें भी आपने दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए अब बता देते हैं कि कल के हेलो किसान का हमारा विषय क्या होगा, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इस पर हम कल चर्चा करेंगे इसी समय पर। हमारे साथ कल भी कार्यक्रम में विशेषज्ञ रहेंगे। और अब आपको बता देते हैं कि अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। और अगर आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे हमारे किसान हैं जो फेसबुक पर हैं। आप फेसबुक पर जाएँ, हेलो किसान टाइप करें सर्च बॉक्स में, हमारा पेज खुल जाएगा। फॉलो कीजिए, ऐड कीजिए और अपने सवाल फेसबुक पेज
पेज पर साझा कर सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका आपको बता देते हैं, हमारा हेलो किसान टोल फ्री नंबर है ये, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल आप कॉल करके इस टोल फ्री नंबर पर रिकॉर्ड करवाएं और उन सवालों को हम कार्यक्रम में जगह देंगे। तो आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, बीज ग्राम योजना के बारे में, किस तरीके से अच्छे बीज, गुणवत्ता युक्त बीज और अधिक मात्रा में बीज हमारे किसानों तक पहुंच सकते हैं। अच्छे बीज होंगे तो अच्छी फसल होगी और इससे हमारे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और अच्छे भाव प्राप्त कर पाएंगे ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसलिए हम तमाम ऐसे विषय कार्यक्रम में लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे किसान इन सभी जानकारियों का जरूर लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।